नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। खास इसलिए क्योंकि बृहस्पतिवार से हमने स्पोर्ट्स स्कैन में शुरू की है ईयर एंडर सीरीज, जिसमें हम आपको पूरे साल की खेल गतिविधियों के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार से शुरू हुई ये ईयर एंडर सीरीज 31 दिसंबर तक चलेगी। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की। इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रविकांत, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की ईयर एंडर की, जो आधारित है टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक में भारत की सफलताओं पर। साल 2021 में खेल जगत की दुनिया में टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रदर्शन इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसने देश के खेल जगत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। 24 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाली टोक्यो पैरालंपिक में भारत की ओर से 9 स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट्स ने हिस्सा लिया। भारतीय पैरा एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन से भारत ने वो कर दिखाया जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। 16वें पैरालंपिक गेम्स में हमारे पैरा एथलीट्स ने देश के लिए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। भारत के इससे पहले के पैरालंपिक में इतिहास पर नजर डाली जाए तो भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा लिया था। उसके बाद से पिछले चरण तक भारत की झोली में 53 सालों में 11 पैरालंपिक में हिस्सा लेते हुए कुल मिलाकर 12 ही पदक थे। यानी इस इवेंट में भारत ने पिछले तमाम इवेंट्स में जीते मेडल की तुलना में 42% ज्यादा सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर उनकी सराहना करते हुए कहा कि पैरा एथलीट्स के इस प्रदर्शन ने लोगों का नजरिया बदल दिया है। शायद खेल से भी बढ़कर इस पैरा ओलंपिक ने और हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मानवता के दृष्टिकोण को, दिव्यांग के प्रति देखने के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया है। जी हाँ, अगर हम देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया, पूरे पैरालंपिक में उन्होंने जो खिलाड़ियों के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने में, उनका मनोबल बढ़ाने में जिस तरह से उनकी सहायता की, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा एक हाथ इसका भी रहा है। बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि जब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, खिलाड़ियों को मदद मिलती है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये आम खिलाड़ी नहीं है, इन्हें विशेष सुविधाओं की जरूरत पड़ती है और इसी कारण से उन विशेष सुविधाओं को उपलब्ध कराने में भारतीय सरकार ने, इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये पहल बहुत आगे लेकर जाएगी पैरा खेलों को पूरे देश में। और इस बीच खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और भारत की टोक्यो पैरालंपिक में शानदार सफलता पर उन्होंने कहा कि हमने पिछले 70 वर्षों में जितने मेडल जीते हैं उससे ज्यादा मेडल हमने टोक्यो पैरालंपिक में जीते। जितने मेडल्स हमने पिछले 70 साल में जीते होंगे उससे ज्यादा मेडल्स हमने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में जीते हैं। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टर्बुलेंट टाइम्स। Despite that, we as the government of India, as the Sports Authority of India, we worked together with the top management and provided our athletes training within India and abroad also. We provided them vaccination as well. We have tried to handhold them to compete well in the Olympics and the Paralympics. And I'm glad to say, highest ever medal tally in Tokyo 2020 Olympics and Tokyo 2020 Paralympics as well. आज तक के सबसे ज्यादा मेडल। जी हाँ, खिलाड़ियों की ये जो तालियों की गूंज है ये बता रही है कि किस तरीके से सरकार ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और खिलाड़ियों का पूरी तरीके से साथ दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की मदद की है सरकार ने, आप अलग अलग खिलाड़ियों को ले लें, हाई जंपर्स को ले लें जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उनके लिए स्पेशल प्रोस्थेटिक लिम्स का इंतजाम करना काफी महंगे होते हैं, एक एक लिम्ब, और डैमेज हो जाते हैं खेलों में। तो इस तरह के खर्चे को एक
आम खिलाड़ी के लिए उठा पाना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन जब आपको सरकार मदद कर रही है, भारतीय खेल प्राधिकरण पूरी तरह से लगा हुआ है उसके पीछे, तो ये दिखा रहा है कि भारत की जो कमिटमेंट है, नेशनल कमिटमेंट, वो कितनी ज्यादा है पैरा एथलीट्स की ओर। जी हाँ, और पैरालंपिक खेलों में देश के लिए सबसे पहला स्वर्ण शूटिंग स्पर्धा में अवनी लेखरा ने जीता। जयपुर की अवनी ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण देश के नाम किया। रवि, आप कई दशकों से बहुत करीब से स्पोर्ट्स को कवर करते रहे हैं और किसी भी खिलाड़ी के जीवन का सबसे बड़ा सपना वो होता है जब वो पोडियम में खड़ा होता है और उसके देश का जो झंडा होता है वो सबसे ऊपर होता है, वहां का राष्ट्रगान बज रहा होता है, सारे लोग आपके देश के लिए खड़े होते हैं। कितनी बड़ी फीलिंग होती है ये। देखिए, ये किसी भी खिलाड़ी का एक सपना होता है कि जब वो एक तो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेडल जीते, और मेडल वो जीते जबकि उसके देश का राष्ट्रगान बजे। वो हर खिलाड़ी का एक सपना होता है। और जिस समय वो खिलाड़ी पोडियम पे खड़े होते हैं, वो इतने भावुक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी का इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है ये राष्ट्रगान सुनते समय। तब उन्हें लगता है कि हाँ, जो उन्होंने इतना खून पसीना बहाया था, वो सब कुछ, वो सपना साकार हुआ। और वो जो भावनाएं होती हैं वो आंखों की नमी में दिखती हैं। और शायद जिस तरीके से वो मोमेंट, या जब हम इसको सुन रहे थे तो उस समय हमारे रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। और देश की भक्ति का जो जज्बा होता है, देश के लिए कुछ करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो उभर कर सामने आती है। और अवनी ने, अगर हम देखें तो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इस पूरे पैरालंपिक में। क्या कहेंगे उनके प्रदर्शन पर? देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी जिस तरह से पहले प्रदर्शन हुए थे। और शूटिंग में पैरालंपिक्स में हम पहली बार भाग ले रहे थे, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर लोग गए नहीं थे जी। और यही दिखा रहा है कि जब उम्मीदें बहुत ज्यादा ना हो, फिर भी आप स्वर्ण पदक लेकर आए, तो ये आपका कमिटमेंट, जो आपका दृढ़ संकल्प होता है, वो दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप कामयाब होना चाहते हैं। जी। भारत के लिए दूसरा स्वर्ण जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में सुमित अंतिल के खाते में आया। सुमित ने जेवलिन थ्रो की F64 कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में 68.55 मीटर के बिस्ट थ्रो के साथ मेडल जीता। मैं काफी खुश हूँ अपनी थ्रो से, लेकिन एक ही कंपटीशन में 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करके काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, और वो भी देश के लिए गोल्ड मेडल ले गया ना, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है सर। तीसरा स्वर्ण 19 वर्षीय शूटर मनीष नरवाल के खाते में आया। मनीष ने मिक्स 50 मीटर SH1 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता। नरवाल ने फाइनल में 209.1 का स्कोर किया। मनीष नरवाल, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को कि जो ये आप SH1 जी, ये सबसे ज्यादा मुश्किल कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि नंबर जितना कम होता है उतनी ज्यादा हैंडीकैप है। आप हैंडीकैप की जो डिफिकल्टी होती है, नंबर जितना कम होगा, हैंडीकैप आपका उतना ज्यादा है। तो इस कारण से आप
सबसे ज्यादा हैंडीकैप कैटेगरी में भाग ले रहे हैं और वहां पर आप इतना जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपने प्रेशर डाल दिया। जी, और 2 स्वर्ण पदक देश को बैडमिंटन में भी मिली। प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी में चौथा गोल्ड जीता, वहीं पुरुष सिंगल्स के SS6 में कृष्णा नागर ने आखिरी दिन भारत को स्वर्ण पदक जिताया। We're in play and that's going to go wide. Nagar with another gold for India after Pramod Bhagat in the SL3. SH6 gold medal goes to Krishna Nagar, and there's the explosion of joy. It's another gold for the Indians. टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे पहला पदक गुजरात की भाविना बेन पटेल ने जीता था। भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस के विमेन सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में भारत को मेडल दिलाया। फाइनल में भाविना का मुकाबला वर्ल्ड नंबर 1 चीनी खिलाड़ी झोउ यिंग से था। यिंग ने भाविना को 11-7, 11-5, 11-6 से हराकर स्वर्ण जीता। भाविना ने देश के लिए रजत पदक जीता और इसके साथ ही भाविना ने इतिहास रचते हुए टेबल टेनिस में मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। रवि, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब आप इतिहास रचते हो तो। और सेमीफाइनल में एक चाइनीज खिलाड़ी को हरा कर आई थी, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। और चाइनीज प्लेयर्स टेबल टेनिस में अपना एक अलग रुतबा रखते हैं और वहां पे भाविना पटेल से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी टेबल टेनिस मुकाबलों में, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन किया और जिस तरह से कहते हैं लेवल हेडेड, बिल्कुल शांत तरीके से खेलती गई, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। देवेंद्र झाझरिया ने भी रजत पदक जीता। उन्होंने F46 कैटेगरी में 64.35 मीटर दूर भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनके करियर का तीसरा पैरालंपिक मेडल रहा। वे 2004 और 2016 में गोल्ड जीत चुके हैं। तो देवेंद्र झाझरिया भी एक बड़ा नाम रहे हैं इसमें। देखिए, देवेंद्र झाझरिया उन लोगों में हैं जिसे हम कहते हैं कि पाथ ब्रेकर रहे हैं। इन्होंने रास्ता दिखाया है बाकी पैरा एथलीट्स को कि आप कामयाब हो सकते हैं और आपको खास मेहनत करने की जरूरत है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपको कामयाबी मिलेगी। हिमाचल के ऊना के रहने वाले निषाद कुमार ने T47 कैटेगरी की हाई जंप में 2.06 मीटर की छलांग के साथ भारत को रजत पदक जिताया। भारत के लिए डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया भी रजत जीतने में सफल रहे। उन्होंने F56 कैटेगरी में सिल्वर जीता। दिल्ली के 24 साल के योगेश ने अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर का अपना बेस्ट थ्रो किया। ऊंची कूद की हम बात करें तो भारत को 2 रजत पदक मिले। स्पोर्ट्स क्लास T42 श्रेणी में मरियप्पन थंगावेलु ने भारत को रजत पदक दिलाया। मरियप्पन ने 1.86 मीटर ऊंची छलांग लगाई। उन्होंने 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था। तो यहाँ पे मरियप्पन भी एक काफी बड़ा नाम थे। मरियप्पन गोल्ड मेडल फेवरेट माने जा रहे थे और इसी इवेंट में शरद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। तो वहां पे भारत को 2-3 मिला। 1-2-3 तो नहीं कर पाए, लेकिन 2-3 जरूर किया। जी, और प्रवीण कुमार ने पुरुषों की हाई जंप T64 में रजत पदक जीता। प्रवीण 2.07 की सर्वश्रेष्ठ छलांग के साथ ब्रिटेन के जोनाथन ब्रूम एडवर्ड्स के बाद दूसरे स्थान पर रहे। निशानेबाजी में भी सिंह राज अधाना ने भी 207.3 स्कोर का निशाना लगाकर रजत पदक हासिल किया। टोक्यो पैरालंपिक के आखिरी दिन गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास जथिराज को बैडमिंटन में रजत पदक मिला। उन्हें SL4 के फाइनल में फ्रांस के खिलाड़ी लुकास मजूर से हार का सामना करना पड़ा। सुहास ने पदक जीतने के बाद देशवासियों का धन्यवाद किया। पैरालंपिक्स में सिल्वर जीतना भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं पूरे वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने चीयर किया, उन्होंने विशेष दी, मैं उन सबको तहे दिल से हाथ जोड़ के सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत के लिए इस बार पहला कांस्य सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में हासिल किया। राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले पैरालंपिक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर ने 64.01 मीटर जेवलिन थ्रो कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। देश के लिए दूसरा कांस्य पदक सिंहराज अधाना के नाम रहा। पुरुषों की T42 कैटेगरी के हाई जंप इवेंट में भी शरद कुमार भी कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल इवेंट में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता।
टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी यानी आर्चरी में भारत को कांस्य पदक जिताया। हरविंदर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में आर्चरी में मेडल जीता है। पैरा बैडमिंटन स्पर्धा में मनोज सरकार ने बढ़िया खेल दिखाते हुए देश की झोली में एक और मेडल डाल दिया। बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में मनोज सरकार ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। कुछ खेल ऐसे रहे जहां पर भारत ने इस बार पोडियम तक पहुंचने से कहीं न कहीं खिलाड़ी चूके, लेकिन इन खेलों में भारत ने एक नई उम्मीद जगाई है। 2024 में पेरिस पैरालंपिक में भारत एक नया इतिहास रचने को तैयार है। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खेल खबरों पर। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 50 ओवर के ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान ने भारत को 2 विकेट से हराकर आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 238 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 240 रन बनाकर रोमांचक जीत हासिल की। और आज का मैच जिसे कहते हैं कि लास्ट बॉल तक, और रवि आपको तो मतलब पलक झपकाना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा था। देखिए, भारत पाकिस्तान के मुकाबले होते ही इस तरह हैं, चाहे किसी खेल में हो। और जो मुकाबले होते हैं वो इतने करीबी होते हैं कि दर्शक पूरी तरह से और जो श्रोता होते हैं वो सब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं इस खेल में। क्लोज मैच था, भारत हारी, कोई बात नहीं, पूल मैचेस हैं, आगे नॉकआउट्स में देखेंगे फिर से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा, हमने उनको कंपटीशन दिया और लास्ट बॉल तक अगर वो मैच होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे में शायद कोई देश नहीं जीतता और मैच जीतता है या खेल जीतता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एक अंडर 19 कंपटीशन की, तो वहां पर जो दिखा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी या पाकिस्तानी खिलाड़ी, वो दिखा रहे हैं कि आने वाली पौध कितनी ज्यादा तैयार है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो टीम इंडिया है वो आगे के मैचेस में और बेहतर परफॉर्म करेगी। कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। सेंचुरियन की घास और उछाल से भरी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए काफी बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका अपने शीर्ष तेज गेंदबाजों के बिना ही इस मैच में उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका टीम के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय तेज गेंदबाजी लाइनअप को काफी मजबूत बताते हुए कहा है कि ये टेस्ट मैच उनकी टीम के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और शार्दुल ठाकुर में से 4 गेंदबाजों के खेलने की उम्मीद की जा रही है। इस कारण से रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को ही भारतीय टीम में जगह मिल पाएगी। भारत की परेशानी बल्लेबाजी में ज्यादा है। मयंक अग्रवाल और केएल राहुल अच्छे फॉर्म में है, लेकिन चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे तीनों ने ही हाल ही में खेले गए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया है। तो क्या कुछ देखने वाले हैं रवि आप? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है सेंचुरियन में, क्योंकि यहाँ के पिच में एक अच्छी बात यह है कि उछाल लगातार रहती है। 5वें दिन भी आपको उछाल मिलेगी, तो तेज गेंदबाजों का पूरी तरह से बोलबाला रहता है और स्पिनर्स को बहुत कम मदद मिल पाती है। इसी कारण से तेज गेंदबाजी पर ज्यादा निर्भर रहेगी। और चूंकि दक्षिण अफ्रीका में आंद्रे नॉटिये नहीं है, तो इससे भारतीय खिलाड़ियों का काम थोड़ा सा, मैं समझता हूं, आसान हो रहा है। इस बीच एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट जीतने के बाद कल से मेलबर्न में शुरू हो रहे दूसरे एशिया टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के हौसले काफी बुलंद हैं। इंग्लैंड की बल्लेबाजी एडिलेड में काफी परेशानी में थी और कप्तान जो रूट के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया। और हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा जो है काफी भारी है इस बार इंग्लैंड पर। कैसे देखते हैं इस मैच को? देखिए, पैट कमिंस नहीं खेल पाए थे एडिलेड, लेकिन यहां पे वापस आएंगे, तो पैट कमिंस के वापस आने से और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी। और मुश्किल यह है कि जब आपका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फिर रीढ़ की हड्डी के बिना आप खड़े कैसे होंगे? इंग्लैंड के साथ सबसे बड़ी मुश्किल यह है। और स्टुअर्ट ब्रॉड की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी एक मतलब वापसी जो उनकी टीम में है वो भी इसकी काफी देखिए, वो उनका आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिटनेस टेस्ट पास करना टेस्ट मैच की सुबह ये आसान काम नहीं होता है। जी, और अब श्रोताओं समय नहीं है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, आप हमारे स्टूडियो में आए तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और ईयर एंडर पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
थैंक यू। श्रोताओं, कल के स्पोर्ट्स कैन में दोबारा मुलाकात के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।